हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आलोक अग्रवाल और मैं लेके आया हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोड BT 203 एंड द कोर्स इज ऑन द बेसिस ऑफ RGPV यूनिवर्सिटी एज पर RGPV यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल मटेरियल एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ ब्रिटल मटेरियल, और हमने कंपेयर भी किया था कि दोनों ही ग्राफ में, दोनों ही स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या डिफरेंस आता है, और वेरियस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू दैट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हुक्स लॉ, जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक पार्ट है, और फिर उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? हमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, जिसमें दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये एक डक्टाइल मटेरियल के लिए, जहाँ पे हमको बहुत सारे पॉइंट मिले थे A B C D एंड E। इसमें जो पॉइंट ए था, मैंने बताया था कि दैट इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल। इस पॉइंट तक अगर हम लोड लगाते हैं और उसके बाद लोड रिमूव करते हैं, तो मटेरियल वापस से अपने शेप और साइज में आ जाता है विदाउट बीइंग परमानेंटली डिफॉर्म। तो दिस पॉइंट ए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जीरो से या ओ से ए तक हम देख रहे हैं कि मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ये जो ओ से ए तक वाला जो पोर्शन होता है, हियर वी से दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस ओ से ए तक हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये सिग्निफाई करता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो स्ट्रेस है दैट इज इन वाई एक्सिस, और जो स्ट्रेन है दैट इज इन एक्स एक्सिस, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक। वो कांस्टेंट अगर हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन से रिप्लेस करके, तो दैट कांस्टेंट इज E, विच इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज यंग्स मॉडुलस। ठीक है। तो हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है? वो सिर्फ पॉइंट ए तक, दैट इज इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल तक एप्लीकेबल है, जहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ेगा, उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़ता है। ठीक। अब ये जो हुक्स लॉ है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हेन वी आर अप्लाइंग टेंसाइल लोड, हमको इस तरीके का कर्व मिल रहा है। लेकिन दिस हुक्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर कंप्रेसिव लोड। अगर हम मटेरियल को पकड़ के प्रेस करेंगे, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, तब भी जो मटेरियल में ग्राफ बनेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बनाएंगे, तो वहां पे भी हमको एक इलास्टिक पॉइंट मिलेगा। उस इलास्टिक पॉइंट तक हमारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक। तो ई क्या है? ई देखिए, अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखूं, तो ई इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन ओ ए। ये क्या बता रहा है? इस लाइन का स्लोप बता रहा है। ठीक। और ये ओ से लेके ए तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच जो रिलेशनशिप है, दैट इज लीनियर। इस रीजन को, ओ से ए तक वाले रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोड लगाते हैं और फिर इस रीजन में कहीं पे भी हम कहीं तक भी लोड लगाया और उसके बाद लोड को रिमूव करते हैं, तो मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। मतलब स्ट्रेस को हम जीरो करते हैं तो स्ट्रेन भी जीरो हो जाती है। तो इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं हम इलास्टिक रीजन। जो ए से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा स्ट्रेन में, तो जो रीजन आएगा उसको मैं बोलूंगा इलास्टिक रीजन। और इसके बाद वाले को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, क्योंकि अगर हमने अपने स्ट्रेस को बढ़ाया ए से ऊपर और आगे, तो उसके बाद मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगा अगर हम उस मटेरियल से लोड को हटा देंगे। तो यहाँ पे अगर ए को हम क्रॉस करते हैं, तो हम प्लास्टिक जोन में आ जाते हैं, और ए के बाद वाला जो रीजन है, एरिया अंडर द कर्व, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। पॉइंट ए के बाद वाला जो रीजन है उसको हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं, और पॉइंट ए के पहले वाला जो जगह है उसको हम इलास्टिक रीजन बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली में बताता क्या है? ये बताता है मटेरियल की स्टिफनेस। मटेरियल कितना स्टिफ है, ये हमको पता लगता है विद द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक। तो यहाँ से हमने क्या देखा? हमने देखा दैट हुक्स लॉ इज वेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं, तो सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू एप्सिलॉन। ये हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और इस ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड यंग्स मॉडुलस। ठीक। तो अब हम इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
पहला न्यूमेरिकल, a rod 150 centimeter long and diameter 2 centimeter is subjected to an axial pull of 20 किलोमीटर। एक रॉड है, अब डायमीटर दिया है तो वो रॉड क्या है, सर्कुलर रॉड है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ 150 सेंटीमीटर है। अब हम उसको एक्सियल पुल कर रहे हैं, मतलब पकड़ के उसको खींच रहे हैं, उसको पुल दे रहे हैं। ठीक, अगर उस मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कैपिटल ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटरमाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, लेंथ 150 सेंटीमीटर, लेट अस कन्वर्ट इनटू मीटर, दैट इज 1.5 मीटर, बिकॉज हमको सभी यूनिट यूनिफॉर्मली चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहीं पे सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे mm दिया है। Diameter is given d is equal to 2 centimeter. Again, it is converted into meter as 0.02 meter. Load is 20 kilonewton. We have to convert it in Newton. So 20 into 10 to the power 3 Newton. Now for converting modulus of elasticity from Newton per mm square, इसको Newton per mm square से Newton per meter square करना है। तो एक mm में कितने मीटर होते हैं, 10 to the power -3 मीटर। तो mm स्क्वायर है तो 10 to the power -6 मीटर। अब -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा, तो 5 और 6 11, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको गिवन कंडीशन पूरी क्लियर है। अब हम एक एक करके जो भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो तीन चीजें बोला है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलोंगेशन ऑफ द रॉड। स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा, और हमने देखा था लास्ट वीडियोस में दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स हमारा है 20 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। एरिया हमको कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो डायमीटर से मिलेगा। एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर, डी की जगह में हमने 0.02 रखा, 20 इंटू 10⁻³ फोर्स की जगह में रखा, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सिग्मा मिल जाएगा 63.66 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन आल्सो बी रिटन एज पास्कल। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन यहाँ पे हमको चेंज इन लेंथ नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमने जस्ट अभी हुक्स लॉ में एक फॉर्मूला देखा था दैट सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई और यंग्स मॉडुलस इनटू लीनियर स्ट्रेन। ओके, तो वहां से हमारा कैपिटल ई आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आ जाएगा सिग्मा बाई ई। सिग्मा अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 63.66 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड कैपिटल ई इज 2 इंटू 10⁻11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट एप्सिलॉन दैट इज स्ट्रेन इज 31.83 इंटू 10⁻⁻, द यूनिटलेस। इलोंगेशन ऑफ रॉड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ 20 किलो न्यूटन लोड क्या होगा, so epsilon is equal to change in length upon original length. epsilon हमने निकाल लिया है अभी, ओरिजिनल लेंथ हमको पता है, तो फ्रॉम हियर वी कैन गेट चेंज इन लेंथ एज 47.75 इंटू 10⁵ मीटर। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, 13 mm डायमीटर टेंसाइल स्पेसिमेन है 50 mm गेज लेंथ। तो यहाँ पे अगेन दो डायमेंशन दिए, डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन दिया है मतलब सर्कुलर रॉड है, और उसकी गेज लेंथ दे दी है। हमको गेज लेंथ से ही मतलब है, गेज लेंथ जहाँ पे हम एक्सटेंशोमीटर लगा के, जहाँ पे एक्सटेंशन हम मेजर करेंगे। ठीक, तो 50 mm उसकी लेंथ है, तो हम अपने अपने केस में लेंथ हम मानेंगे 50 mm। अब यहाँ पे तीन लोड दिया है, देखिए एक लोड दिया है यील्ड पॉइंट में, एक लोड दिया है मैक्सिमम लोड, और एक लोड दिया है फ्रैक्चर लोड। अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को रिमाइंड करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमको एक पॉइंट मिलता था पॉइंट बी जिसको हम अपर यील्ड पॉइंट बोलते थे, एक पॉइंट मिलता था डी जिसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते थे, और एक पॉइंट मिलता था ई जिसको हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते थे। तो उन तीनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको तीन लोड दिया है। अब हमको ये बोला है कि ब्रेक होने से पहले, फ्रैक्चर होने से पहले या आफ्टर फ्रैक्चर जो स्पेसिमेन का डायमीटर था वो 8 mm हो गया और उसकी लेंथ 65 mm हो गई। मतलब लेंथ बढ़ गई क्योंकि हम लोड लगाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ गई, एक्सटेंशन बढ़ गया, और उसका डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया, दैट इज 13 mm से 8 mm हो गया। ठीक, अब हमको निकालना है यील्ड स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इलोंगेशन एंड रिडक्शन ऑफ एरिया। तो हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं दैट specimen diameter, actual diameter is 13 mm and actual gauge length is 50 mm. Maximum load, fracture load and yield point load, three loads are given.
गेज लेंथ आफ्टर फ्रैक्शन या एट फ्रैक्चर, एंड डायमीटर ऑफ फ्रैक्चर सरफेस कितना हो गया 8 mm। अब हम सबसे पहले देखते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस निकालने से पहले हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में जब हमारे पास रॉड हमको मिला टेस्ट के पहले तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और जहां पे हम डी क्या लेंगे 13 mm हम डायमीटर लेंगे। तो A0 इज पाई बाय 4 इंटू 13 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम mm में ही रख रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे को न्यूटन और mm दिया है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर या जो न्यूटन और mm में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल यूनिट नहीं है, इसलिए हम mm को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो एरिया आया वो आया 132.73 mm स्क्वायर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। अब हमको ये देखना है कि हमको कौन सा फोर्स लेना है। तो यील्ड पॉइंट में जो फोर्स है वो हम यहाँ लेंगे। तो यील्ड पॉइंट लोड दिया हुआ है 6800, तो हम 6800 ले लिए डिवाइडेड बाय एरिया, जो एरिया था, एंड वी गेट 52.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर एज आवर यील्ड स्ट्रेस। ठीक, सेकंड हमको क्या बोला है, हमको बोला टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब जो कर्व का पीक पॉइंट है, और पीक पॉइंट क्या है, पॉइंट डी। ठीक, तो वहां पे हमको मैक्सिमम लोड कितना दिया हुआ है 8400, और एरिया विल रिमेन 132.73। हमको एरिया कभी भी चेंज नहीं करना है। तो हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम सिग्मा यू से डिनोट करते हैं वो हमको मिल जाएगी 63.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, थर्ड ये टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेस। फ्रैक्चर स्ट्रेस में क्या होगा, हमको फ्रैक्चर लोड आएगा डिवाइडेड बाय अगेन एरिया, एंड वी विल गेट 54.99 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्चर के लिए हमको स्ट्रेस कम चाहिए, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होता है, क्योंकि एक बार जब हम उस पॉइंट डी को क्रॉस कर देते हैं तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है और वो जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है। नेक्स्ट इज परसेंटेज इलोंगेशन। हमको पता है कि पहले लेंथ 50 mm थी, बाद में लेंथ 65 हो गई, तो परसेंटेज इलोंगेशन क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इसको हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 30% मिल जाएगा। सिमिलरली रिडक्शन इन एरिया, एक्चुअल एरिया और एट द एरिया एट द बिगनिंग हम निकाल चुके हैं 132.73 mm स्क्वायर। फाइनल एरिया क्या होगा, फाइनल डायमीटर से कैलकुलेट होगा, दैट इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर, और 50 इंटू 50.26 mm स्क्वायर हमको फाइनल एरिया आ जाएगा। तो ओरिजिनल एरिया या स्टार्टिंग एरिया हमारा 132.73 है। टूटने से पहले उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, या टूटने के बाद उसका एरिया मेजर किया तो कितना हो गया 50.26 mm स्क्वायर। तो रिडक्शन कितना हुआ, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया करेंगे तो हमको परसेंटेज रिडक्शन मिल जाएगा। तो हमने देखा कि लेंथ हमारी बढ़ गई 30% और एरिया हमारा कम हो गया 62.13%। तो ये दोनों ही न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।